वेलकम एवरीवन। आज हमारी तीसरी क्लास है इकोनॉमिक्स 11th क्लास के लिए, जिसमें 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसका चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक, अब क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, सेंसस मेथड, और दूसरा सैम्पल मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। सेंसस मेथड में होता है कि हम एक का एक पर्टिकुलर चीज़, एक एक चीज़ के बारे में जब हम सैंपल लेते हैं, एक एक चीज़ को इंक्लूड करते हैं, उसका सैंपल हम कंसीडर करते हैं, उस केस को हम बोलते हैं सेंसस मेथड। सेंसस मेथड वो होता है, जैसे जनगणना सुना होगा आपने। जब हमारे देश की जब जनगणना होती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमने एक एरिया में थोड़े लोगों को गिन लिया, उसके हिसाब से हमने अनुमान लगा लिया कि कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, सेंसस में एक एक इंसान को हम काउंट करते हैं, उसके घर पे जा के, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि आपके घर में आप कोई जॉब करता है या कोई कमाता है, कि आपके पास गाड़ी है, क्या है, उन सब चीज़ों का डेटा निकालते हैं पर्टिकुलर एक एक इंसान के पास जाके। उस केस को हम बोलते हैं सेंसस मेथड। वो मेथड हो गया हमारा सेंसस मेथड। अब होता है ना हमारा सेकंड मेथड, कौन सा होता है, सैंपल मेथड। सैंपल मेथड में क्या होता है, हम एक एक चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम थोड़े थोड़े पोर्शन का डेटा लेते हैं, थोड़े पोर्शन का डेटा लेते हैं, और उसके हिसाब से हम अनुमान लगा लेते हैं कि पूरा भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ओवरऑल भी ऐसा ही होगा। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूँ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। सैंपल के बारे में आपने समझ लिया, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जैसे इसमें बताया ना प्रोबेबिलिटी, इसका ही मतलब ये होता है कि आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करा, जैसे मैथ्स में एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, 10th में अगर आपने पढ़ी होगी मैथ्स तो आपको पता होगा। उसमें क्या होता है, हम अनुमान लगाते हैं, पासा फेंका और फिर अनुमान लगाते हैं गैस कि 2 आने की कितनी संभावना है। संभावना बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब ये संभावना मेथड है, एक तरीके से हम इसे बोलें कि हम संभावना लगा रहे हैं कि कैसे क्या साइज़ हो सकता है सैंपल का। इसमें क्या होता है, इसमें आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप, जैसे मान लो 2 तरीके होते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी के 2 तरीके होते हैं। इसमें एक होता है आपका लॉटरी मेथड। ठीक, लॉटरी मेथड में क्या होता है, लॉटरी में तो किसी की भी लॉटरी निकल सकती है ना, जो उसमें अप्लाई करेगा। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ एक की ही निकलेगी, किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। ये आ जाता है आपका लॉटरी मेथड में। ठीक, और दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड मेथड जो आपका होता है वो तो होता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर, अब कोई हमने टेबल बना दी है, उसमें से हमें कोई चिट निकालनी है या पर्ची निकालनी है, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें से किसी भी नंबर का सिलेक्शन हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर नंबर का ही सिलेक्शन होगा, किसी भी नंबर का सिलेक्शन हो सकता है। वो आता है टेबल्स ऑफ नंबर्स में। ठीक है, वो तो हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। लेकिन इसके टाइप्स क्या होते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी, अगर आप एरिया की सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसमें किसी का भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी हम रैंडमली चूज़ कर सकते हैं सैम्पल साइज़ के लिए। सैंपल का मतलब ये होता है कि थोड़ा, ज़्यादा में से थोड़ा सैंपल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हाँ इस टाइप का ही हमको सैंपल लेना है, हर टाइप का सैंपल हम नहीं इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इस टाइप का ही सैंपल। जैसे स्ट्रैटिफाइड। अब स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड होता है जैसे आपको एक क्लास का सैंपल चाहिए, क्लास के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, अब आपको क्लास का सैंपल चाहिए। उसमें आपने क्या करा कि मुझे क्लास 10th का सैंपल चाहिए, कितने बच्चे मैथ्स का पेपर दे के आए हो, कितने बच्चे हिंदी का पेपर दे के आए हैं। मान लो 70 बच्चों ने मैथ्स का दिया है, 30 बच्चों ने हिंदी का दिया है, तो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया कि हम 11th क्लास के लिए कर रहे हैं। अब स्ट्रैटिफाइड कैसे हो गए, हमने 2 स्ट्रैटा बना दिए। 10th का हमने सैम्पलिंग करी, लेकिन उसके 2 स्ट्रैटा हैं, एक क्या हो गया मैथ्स और एक क्या हो गया हिंदी। ठीक है, 2 में बांट दिया हमने, वो हो गया स्ट्रैटिफाइड। सैंपल हम सिर्फ उन्हीं 100 बच्चों में से 10 का भी अगर लेंगे तो हमको ये फिक्स करना पड़ेगा कि 7 बच्चे मैथ्स के होने चाहिए और 3 बच्चे हिंदी के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 6 बच्चे हमने ले लिए। ठीक है, उस स्ट्रैटा में से बराबर पोर्शन, अगर हम उसका 10% सैंपल ले रहे हैं तो उसमें दोनों के बराबर आने चाहिए, तभी हम अनुमान लगा सकते हैं, वरना वो गलत हो जाएगा।
फिर होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम हमने बना दिया कि हमें इस नंबर पे सैम्पलिंग करनी है। अब हम किसी एरिया में गए, हमको सैंपल लेना है, तो हमने क्या करा, हर 10th इंसान का हमने कुछ सैंपल लिया, हर 10th इंसान का, हर 10वें इंसान का सैंपल ले रहे हैं, 10th 20 30 40। तो ये हो गया सिस्टम, एक हमने सिस्टम बना लिया, ठीक है। फिर होता है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, जैसे आपने कोई बड़ा एरिया लिया, उसके बाद हमने डिवाइड कर लिया कि जैसे आप मान लो कि सबसे पहले हमने क्या करा, हमें इंडिया में कोई सैंपल करना है, किसी विदेशी कंपनी को इंडिया में सैम्पलिंग करनी है। वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, क्लस्टर बनाएगा। कहता है सबसे पहले मेट्रो सिटीज़ का मैं सैंपल लेता हूँ, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, ठीक है, कोलकाता, इस टाइप की सिटीज़ का मैं सैंपल लूँगा। अब उसने क्या करा, पहले मेट्रो का ले लिया, फिर वो कहेगा मैं सारे स्टेट्स का लेता हूँ, उसने सारे स्टेट का सैंपल लिया, फिर वो बोलता है मैं सिटीज़ का लूँगा, फिर बोलेगा मैं विलेजेस का लूँगा। उसने क्लस्टर्स बना लिए, ठीक है, एक संग नहीं कर रहा है, लेकिन उसने क्लस्टर वाइज सैम्पलिंग करी है, वो हो गया उसका क्लस्टर। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है ही नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसी का ही हम सैंपल लेंगे, ठीक है, अलग से नहीं ले सकते हैं आप। पर्पजिव सैम्पलिंग क्या होती है, पर्पजिव सैम्पलिंग, हमको जिसका काम है हम उसका सैंपल ले रहे हैं। अब मान लो मुझे किसी ने काम दिया है कि रेडमी के कितने फ़ोन बिके हैं, हमारे फ़ोन, मान लो ये, चलो ये छोड़ो सैंपल, ये मान लो आपकी फ़ोन की मार्केट कैसी है, कितने फ़ोन बिकते हैं और लोग कैसा फ़ोन पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकते किसके हैं। हमने 2 कंपनी उठा ली, सैमसंग और रेडमी, ठीक। अब हमने क्या करा, रेडमी और सैमसंग के बारे में ही तो पढ़ेंगे सर, हम 2 लोग का डेटा उठा लेंगे, 2 कंपनी के बारे में स्टडी कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा। हम उनका देख लेंगे कि उनके कैमरा वाले ज़्यादा फ़ोन अच्छे बिकते हैं, या फिर स्क्रीन बड़ा साइज़ होना चाहिए, या बैटरी बैकअप वाले ज़्यादा फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं। तो हमको ये पता है कि हमें किस बारे में स्टडी करनी है, हमको अपना पर्पस पता है पहले से, वो आता है पर्पजिव सैम्पलिंग में। फिर होता है ना कौन सा, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, ठीक। अब आपने देखा होगा मीडिया वाले क्या करते हैं, अपना कैमरा लेके घूमते रहते हैं। वो क्या करते हैं, बोले पेट्रोल में मान लो 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए, 80 से 90 रुपीज़ हो गया पेट्रोल। अब बोले इसका असर कैसा होगा, तो उनने क्या करा, पहले वो काम वाले लोगों से पूछते हैं जाके, जो लोग जॉब पे जाते हैं डेली, जो डेली बाइक ज़्यादा चलाते हैं। जैसे मान लो किसी का एक्सपेंस है 3000 रुपये महीना पेट्रोल का, उसको तो बहुत दिक्कत आ जाएगी ना अगर 10 रुपये बढ़ गए तो उनसे पूछते हैं। फिर क्या करते हैं, वो हाउस होल्ड के पास जाते हैं, हाउस वाइफ्स के पास, उनसे पूछते हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, लेकिन उनको बजट बिगड़ जाता है उनके घर का भी। तो वो ये पता करते हैं कि ज़्यादा असर किस पे पड़ रहा है, तो वो एक जोन वाइज डिवाइस करके उसको सैंपल लेते हैं कि एक ही सैंपल का असर इन इन लोगों पे, सेक्टर्स पे कैसे कैसे पड़ रहा है। वो होता है कोटा सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है, आराम वाली सैंपलिंग, ठीक है। हमने क्या करा, बैठे बैठे एक पोर्शन उठा लिया। मान लो हमसे किसी ने पूछा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोर्स कौन सा बच्चे करते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा कोर्सेज चल रहे हैं इसको हमारे इंडिया में। हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, कॉलेज की लिस्ट निकाली, उनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया, उसमें देख लिया कि BBA ज़्यादा होता है, BCom ज़्यादा होता है, तो ये सारी हमने लिस्ट बना ली और उसको हमने यूज़ कर लिया। उसके हिसाब से हमने बता दिया कि सबसे ज़्यादा तो BBA BCom करा जाता है इंडिया में, ठीक है। वो हो गई हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब क्या होता है, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में एक और पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता ही बनता है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपका जो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है उसमें वो है गुड सैंपल की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। 4 क्वालिटीज़ होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव, होमोजेनिटी और इंडिपेंडेंट और सफिशिएंसी। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, गुड सैंपल इज वन विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द आइटम्स इन द यूनिवर्स। दिस इज पॉसिबल ओनली वैन ईच एंड एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज़ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब ये बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें यही होता है अनरेस्ट्रिक्टेड वाली में। इसमें क्या होता है ना, ये सबसे अच्छा सैंपल माना जाता है, क्यों, इसमें सबको चांस मिलता है आने का, तो सबके बारे में हम पता चलता है, वो बेस्ट सैंपल माना जाता है। होमोजेनिटी, एक जैसा डेटा होना चाहिए, ठीक। इंडिपेंडेंट, अब ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ वन आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज द सैंपल शुड नॉट डिपेंड ऑन सिलेक्शन ऑफ सम अदर आइटम इन द सैंपल एज डन इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में होता है ना, क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ वन आइटम ऑफ द यूनिवर्स इन द सैंपल शुड नॉट डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ सम अनदर आइटम, ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन शुड बी इंडिपेंडेंट। अब ये नहीं करना चाहिए जैसे हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमने 9th ले लिया, 10th ले लिया। अब ये गलत है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सफिशिएंसी, टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल
कंक्लूजन द नंबर ऑफ आइटम इन द सैम्पल शुड बी एडिक्वेट इनफ टू कवर। अब ये नहीं कि हमने 3 लोगों पे सर्वे कर दिया उठा के, उनका सैंपल ले लिया, इतना होना चाहिए कि हाँ एक अच्छा रिजल्ट हम निकाल सकें, ठीक है। उसके क्या होते हैं फिर, अब इसके बारे में आप फैक्टर्स पढ़ सकते हैं, थोड़े से एरर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्शन है, 1-2 नंबर में भी आ जाता है ये। सैम्पलिंग एरर होता है और क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर। अच्छा, सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, आपने मान लो 5 लोग का सैंपल लिया कि एक इंसान एक दिन में कितने रुपए कमाता है, 5 लोगों पे आपने सर्वे किया, एक का निकला 500, एक का 550, एक का निकला 650, 600 और फिर निकला 450। आपने क्या करा, अब आप बोलेंगे मुझे एवरेज बताओ कितना एक इंसान एक दिन में कमाता है। आपने इन सबको ऐड कर लिया, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया कैरी, 6 से 6 18, 18 10 28, 28 और 2 32 50। अब आप इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 5 6 5 0, 650 रुपीज़, 6 5 0, 5 6 ऐड सही करा हमने, 0 5 5 15 1 कैरी 10 12, गलत हो गया देखो, कितना हो गया 10, ये हो गया 12, 22 और 5 27 27 50, 27 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 550, 550 रुपये एक इंसान की इनकम हम मान रहे हैं डेली की होती है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करें, अब हमने क्या करा, यहाँ से उठाया सैंपल, हम बोले हमने कोई 2 का सैंपल ले लिया, एक हमने इसका ले लिया, एक हमने इसका ले लिया, 550 और 450 इनको ऐड कर दिया हमने। अब कितना आ गया 1000/2, कितना आ गया 500। यहाँ पे तो 550 आ रहा था, यहाँ 500 आ गया। यही एरर होता है, ये जो 50 का एरर आ रहा है ना, ये सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है। ये 50 का ये जो डिफरेंस आ रहा है ये होता है सैम्पलिंग एरर, ठीक है। और दूसरा वाला एरर जो नॉन सैम्पलिंग है, जो हम क्या करते हैं, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं डेटा का, जो हमने सर्वे किया है, जो भी हमने सैंपल लिया है उसका जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कोई गलती कर दें, ठीक है, उस समय हम कोई मिस्टेक कर जाएं, वो नॉन इसमें आ जाता है सैम्पलिंग एरर में, ठीक है, जिसमें हम कैलकुलेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो हमने रिजल्ट निकाल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो चीज़ ही हम गलत कर दें, वो होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब इसमें क्या हुआ, ये भी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में आपका 3rd चैप्टर भी ख़त्म कर दिया। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस थ्योरी एक बार बुक से देखनी है, एक बार आप बुक से थ्योरी देखेंगे, आप पूरा क्वेश्चन बना के ऐसे लिखेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचना है आपका। छोटा मोटा जो भी पोर्शन रह जाता है 1-2 लाइन, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका MCQ सीरीज़ बनेगी तो वो सारे पोर्शन भी कवर हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। बहुत ही आराम से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और 4th वीडियो 5th वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, कल परसों में ही पड़ जाएगी, ठीक है। ओके बाय।